जब एक दलित परिवार का लड़का अपने सेठ के यहाँ जाता है, जहाँ उसके पिता ने 20 साल मजदूरी की थी, वहाँ जाता है कुछ पैसे लेने ताकि उसके पिता का इलाज हो सके। लेकिन उस वहाँ जाने के बाद जब वो आवाज़ लगाता है तो उस घर में कोई था नहीं, सिर्फ एक लड़की थी जो कि जवान हो रही थी। वो बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन लड़की बोलती है कि कोई नहीं है, आ जाओ आप अंदर। तो बरामदे में जाता है, फिर वो उससे पैसे की बात करता है, लेकिन बोलती है लड़की कि अभी कोई है नहीं। इतने में वो बोलता है कि आप पानी मिलेगा, प्यास लगी है, दूर से आया हूँ। वो साइकिल से गया था, तो वो लड़की उसको फ्रिज से बोतल निकालती है और गिलास में करके पानी देती है। इतने में वो जो लड़का था पानी पी रहा था, इतने में उस लड़की के दोनों भाई आ जाते हैं और फिर उस लड़के को इतना पीटते हैं, क्योंकि वो दलित था और उसने जुर्रत की थी बरामदे में पैर रखने की। पीटने के बाद वो लड़की वहाँ से डर कर अंदर चली जाती है और उस लड़के का जब हाथ टूट जाता है, उसके बाद वो रोता भागता वहाँ से भाग देता है। लेकिन आज इस बात से उस लड़के पर इतना बड़ा असर पड़ा था और उस लड़की पर क्या गुजरी उसकी ज़िंदगी में, और फिर वो लड़का कहाँ तक पहुँचा, वो जानेंगे इस वीडियो में, इस कहानी के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है, बिहार का एक जिला पड़ता है बक्सर, और बक्सर जिला के अंतर्गत एक गांव में एक परिवार रहा करता था जो कि ब्राह्मण समाज से थे, और उनके यहाँ एक दलित मजदूर काम किया करता था, उनकी खेती बाड़ी, उनके पशु ढोरों का काम करता था। जो ब्राह्मण होते हैं उनका नाम होता है आनंद कुमार, और पत्नी होती है, उनके 3 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है, और उससे छोटा होता है जिसका नाम आकाश होता है। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम नीलम होता है। इनके परिवार में जो मजदूरी करता था, खेती बाड़ी का काम करता था, वो होता है वहीं लगभग 2-3 किलोमीटर दूर का गांव होता है, वहाँ का, जो कि रामोतार, और रामोतार का एक लड़का होता है जिसका नाम संतोष होता है। आज कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि संतोष और नीलम के जिंदगी में क्या हुआ। दरअसल जो रामोतार होते हैं, रामोतार ने लगभग 20 साल उनके यहाँ मजदूरी की, खेती का काम संभाला, उनके पशु ढोर ये सब किया। उसके बाद जो आनंद होते हैं, ब्राह्मण थे, इनके पिता की जब हालत खराब हुई थी बुढ़ापे में, उनको लकवा मार गया था। उनकी देखभाल कम से कम 5 साल उन रामोतार ने की। वो खाट पर ही सब करते थे, लेटरिंग और सब ये सब वो संभालता था, उनको धोता था, नहलाता था। उस समय ये रामोतार दलित था, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि तुम दलित हो, हमारे पिता को मत छुओ। लेकिन जब एक दिन रामोतार की तबीयत खराब हो जाती है तो 2-4 दिन वो काम पर नहीं आते हैं। तो उनका जो बेटा होता है संतोष, तो रामोतार अपने बेटे को बोलते हैं कि ऐसा करो कि चले जाओ और वहाँ दादा के यहाँ से पैसे ले आओ कुछ, जिससे हम दवाई ला सकें, इलाज करवा सकें, उसके बाद फिर काम करेंगे। तो संतोष अपनी साइकिल उठाता है और उसके बाद दोपहर का वक्त हो रहा था, और जब जाता है वहाँ, तो जाते जाते वहाँ उसको प्यास लगती है। गेट पर आवाज़ लगाता है तो अंदर कोई था नहीं, जो लड़की नीलम थी वही थी। उसने गेट पर आवाज़ लगाई तो बोलती है कि अंदर आ जाओ, कोई है नहीं। जब वो अंदर जाता है तो आंगन में खड़ा था, लेकिन तभी वो बोलता है कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हमारे पिताजी बीमार हैं। तो नीलम बोलती है कि देखो अभी तो कोई है नहीं, आएंगे तो हम उनको बता देंगे, पिताजी को या भैया को। तो बोलता है कि अगर पानी हो तो पानी पिला दो। बड़े झिझकते हुए, डरते हुए बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि ये ब्राह्मण है और मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, इसलिए। लेकिन वो लड़की थी, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। उसने बोतल से पानी निकाला,
फ्रिज से और उसको एक गिलास में पानी दे दी। और जब वो पानी पीने लगता है संतोष, तो पता चलता है कि पीछे से उसके दोनों भाई अमन और आकाश आ जाते हैं। वो जब ये स्थिति देखते हैं कि बरामदे में खड़ा हुआ एक दलित लड़का और पानी पी रहा है गिलास में, तो उसने पूछा कि भैया कौन हो तुम? तो उसने बताया कि मैं रामोतार का लड़का हूँ संतोष। ये बात सुनते ही वो आकाश और अमन दोनों आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद उसको इतना पीटते हैं, पीटते पीटते उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। ये जब स्थिति देखी तो पता वो जो नीलम होती है, नीलम दौड़ी भागी अंदर जाती है जहाँ उसकी माँ कुछ आराम कर रही थी, लेटी हुई थी। तो उसकी माँ समझाती है अपने बेटों को कि ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई उससे। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, उसको पीटते ही रहे। और जब हालत ख़राब हो जाती है तो कैसे भी करके संतोष वहाँ से भागता है और अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देता है। उसके बाद अपने घर आ जाता है। आने के बाद उसके पिता जब देखते हैं अपने बेटे की हालत को, तो वो अपनी बीमारी भूल जाते हैं और उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। संतोष के हाथ में प्लास्टर होता है। उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को बैठे थे सिर झुकाए हुए कि मैंने क्या किया और क्या मुझे हश्र मिला इस मेहनत का। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, तभी उनकी पत्नी बोलती है कि क्या करोगे? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं जाना चाहता हूँ और उनसे कहूँगा कि हमारे बेटे ने क्या गलती की। उसको रुका नहीं जाता है। रामोतार अपने बेटे को साथ लेकर जाते हैं और वहाँ पूछते हैं तो आनंद अपने बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो पहले नमस्कार करता है, उसके बाद बोलता है कि साहब मैं क्या करूं, हमसे क्या गलती हो गई हमारे बेटे से? तो आनंद बोलते हैं कि तुमको पैसों की ज़रूरत है, तुम पैसे ले लो और अपना इलाज करवाओ। लेकिन वो रामोतार बोलते हैं कि पैसों की तो ज़रूरत है ही, मुझे यह बता दो एक बार कि हमारे बेटे से ऐसी क्या गलती हुई जो कि आपके बेटों ने हमारे बेटे का हाथ तोड़ दिया। आनंद होते हैं, बोलते हैं कि देखो रामोतार, तुमने अपनी ज़रूरत को ये बात समझी थी कि तुमने कभी भी हमारी दरवाजे पर बरामदे के अंदर तक कभी भी कोई काम नहीं किया, कभी हिम्मत नहीं बढ़ाई कि तुम आगे तक बढ़ जाओ। लेकिन तुम्हारा बेटा ये भूल गया और तुमने अपने बेटे को ये बताया नहीं। वो अंदर तक चला आया और हमारी बेटी ने उसको पानी पिलाया और ये पानी पीने लगा। ये बात सुनकर रामोतार ये कहने लगे, आज उनका सब्र का बांध टूट जाता है। बोलते हैं कि देखो बाबूजी, अभी तक हमने आपको कभी जवाब नहीं दिया, इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी 20 साल की मेहनत का जो फल मिलना था वो यही था क्या, जो आपने हमारे बेटे का हाथ तुड़वा दिया? लेकिन आनंद का घमंड अभी टूटा नहीं था। वो बोलते हैं कि देखो रामोतार, अपने हिसाब से बात करो जो तुम हो, और तुम अभी भी तुमने माफ़ी नहीं मांगी तुम्हारे बेटे ने जो गलती की। तो आज रामोतार कुछ वो अपना सब्र तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि देखो जो भी होगा वो होगा, लेकिन रावण का भी घमंड इतना नहीं चला था जितना आप चला रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको शायद पता लगेगा इस बात का। मैं जा रहा हूँ, हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, जैसे भी होगा हम अपनी देख लेंगे, अपनी बीमारी, अपनी मजबूरी। वहाँ से वो चले आते हैं अपने बेटे को साथ में लेकर। लेकिन अगले ही दिन नीलम अपनी स्कूटी लेती है और स्कूटी लेकर जब संतोष के पास पहुँचती है वहाँ गेट पर, तो वहाँ आवाज़ लगाती है तो संतोष की माँ निकलती है और माँ से वो बोलता है, जो नीलम बोलती है कि संतोष कैसा है, संतोष को एक बार दिखा दो। तो उसकी माँ डर कर बोलती है कि बेटी तुम यहाँ आ गई और तुम्हारी वजह से हमारे बेटे का हाथ तोड़ दिया गया और तुम फिर यहाँ आ गई, क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेटा जिंदा रहे या न रहे? ये बात सुनकर नीलम कहीं ना कहीं रोने लगती है। बोलती है कि आंटी हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, संतोष से एक बार मिलवा दो। तो बोलती है माँ उसकी कि वो अंदर लेटा है कमरे में, मिल लो, देख लो। नीलम जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर संतोष से बोलती है कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन संतोष बोलता है कि देखो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी वजह से जो मेरा हश्र हुआ है मैं भूलना नहीं चाहता, और आप यहाँ से जाओ, कुछ आगे बात बने इससे पहले आप चली जाओ। तो नीलम वहाँ से रोती हुई चली आती है। वो अक्सर उससे मिलने के लिए आ जाया करती, देखने के लिए उसकी तबीयत को। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि संतोष उसको बोलता है कि देखो नीलम,
तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि बात बहुत बिगड़ जाएगी। और रामोतार वहीं खड़े थे। रामोतार ने भी उस नीलम को बहुत समझाया कि देखो बेटी, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। एक सामुदायिक बात है, मैं दलित हूँ और आप ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल कोई और बवाल बने। आप हमारे बेटे से मिलने मत आया करो। नीलम वहां से अपना सिर झुकाती है और रोकर वहां से चली आती है। अब वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जो संतोष होता है वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस रखता है और धीरे धीरे उसकी 7 साल के बाद उसकी जॉब लग जाती है। वो भी एक जज बनता है। जब वो जस्टिस बनता है उसके बाद उसकी पढ़ाई को देखने के बाद, उसकी नौकरी को देखने के बाद गांव में और पास ये पता चल जाता है कि रामोतार का लड़का आज जज बन चुका है। समय और बढ़ता रहा आगे, और इधर जो आनंद का घर था वो रसाताल को जाने लगा। उसके दोनों बेटे अमन और जो आकाश थे, ये दोनों शादी हो जाती है। दोनों की अपनी अपनी पत्नी को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने पिता को दबाते धमकाते हैं, आनंद को उनसे ज़मीन बिकवाते हैं। उसके उसी पैसे से वो मौज मस्ती करते और अपने ज़िंदगी को आराम से गुजार रहे थे। इधर नीलम की उम्र लगभग 25-26 साल की हो जाती है। अब ये न शादी हुई उसकी, न कोई बात, और ये दोनों अपने अपने मस्ती में थे और उधर उसकी जॉब लग जाती है। अब ये समय चलता है। एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो नीलम अपने माँ बाप को इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। जो आनंद थे, इसी बीच आनंद को लकवा मार जाता है, वो अपाहिज हो जाते हैं। वक्त का पहिया इस तरह से मोड़ लेता है कि अचानक वो हॉस्पिटल में पहुंची थी और तभी इधर जज साहब, जो संतोष होते हैं, जो दलित थे, जो अछूत कहे जाते थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे अपनी सरकारी गाड़ी में। ये जब उन्होंने देखा कि नीलम हॉस्पिटल के गेट पर है तो उन्होंने आवाज़ लगाई नीलम को, और नीलम जैसे ही देखती है कि संतोष सरकारी गाड़ी में है तो उनसे जब मिलती है वो, तो कहीं ना कहीं रोने लगती है। वो कोशिश करती है कि उनको लिपट कर रोए, लेकिन इतनी उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके साथ में 1-2 पिए भी थे। ये सब देखने के बाद संतोष बोलते हैं कि और सुनाओ, क्या हंस रहे, क्या हालत है तुम्हारी घर की, कैसे चल रहा है, क्या तुम्हारा समय गुजर रहा है। तो रोकर बताती है कि कुछ नहीं, जो पहले था उससे और नीचे डाउन हो गया है। जैसे भी है सब बेकार हो गया और हमारी ज़िंदगी दूभर हो गई। ये सब सुनने के बाद वक्त 10-5 मिनट का गुजरता है। उसके बाद वो चले जाते हैं, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद दोनों फ़ोन पर बातचीत भी करते हैं। लेकिन वक्त का पहिया धीरे धीरे ऐसे बढ़ा कि एक दिन आनंद की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो नीलम के पिता होते हैं, तो उनकी माँ भी चिंता में रहते रहते उसकी माँ की भी हालत ख़राब हो जाती है। अचानक वो हॉस्पिटल में मिलते हैं और मिलने के बाद वहाँ पर दोनों फैसला ये करते हैं कि क्या तुम हमारे साथ रहना पसंद करोगी। तो नीलम बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ एक नहीं, सातों ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहूँगी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात थी। जो अशिक्षित हैं वो ये समझते हैं कि मैं दलित और मैं ब्राह्मण या ठाकुर, ये सब बातें हैं उनके अंदर। जो पढ़े लिखे समाज के, वो इन बातों को दरकिनार करते हुए इंसानियत पर भरोसा करते हैं। ये सब बातें होती हैं, दोनों में एक दूसरे की समझदारी की बात थी। उसके बाद अचानक एक दिन जब आनंद की मौत हो जाती है, उसके बाद अब अकेली रह जाती है नीलम। और नीलम और संतोष दोनों एक दूसरे को शादी की बात तय करते हैं कि शादी करेंगे दोनों और साथ जीवन गुजारेंगे। लेकिन तभी पता चल जाता है अमन और आकाश को, जो नीलम के भाई थे, उन्होंने अपनी माँ को धमकाया और दबाया। बोला कि ऐसा अगर हुआ तो मैं इस लड़की को ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इससे समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि एक दलित परिवार के लड़के से एक ब्राह्मण की लड़की ने शादी कर ली। लेकिन उसकी माँ जो नीलम की होती है, वो जवाब देती है अपने बेटों को कि हमारी बेटी आज लगभग 27-28 साल की हो चुकी है और तुम्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता, इससे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती क्या, कि तुम्हारी बहन जवान है, उसकी शादी होनी चाहिए, और ये सब बातें समझाती है वो। लेकिन कहीं ना कहीं आज नीलम बहुत मेंटली हो जाती है, उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगती है कि अब इस जीवन से अच्छा तो मर जाना ही है। वो जाती है एक जहाँ पर जो एग्रीकल्चर की दवाई मिलती हैं
वहाँ जाने के बाद दुकान से कुछ जो कीटनाशक दवाई लेती है और लेने के बाद घर आती है और घर आने के बाद उसने शाम को उस दवाई को खा लिया। और खाने के बाद जब उसकी माँ को पता चलता है उसको उल्टी सुल्टी होती है, तो वो दौड़ी भागी हॉस्पिटल के लिए जाने को तैयार होती है। तभी आनंद और अमन दोनों बोलते हैं कि कहीं नहीं जाएगी ये, इसकी यही गति होनी चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाती है उसकी माँ, क्योंकि वो माँ थी। ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर चेकअप करते हैं, उसको दवाई देते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाई। और आज नीलम अपनी दुनिया से सांसों को बंद कर देती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। इधर संतोष को जब पता चलता है कि नीलम की ऐसी स्थिति है, तो संतोष अपनी सरकारी गाड़ी से जब हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं नीलम को, तो नीलम का शव रखा हुआ था और नीलम की माँ फपक फपक कर रो रही थी। अब ये रो तो रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। संतोष ने जब उसके शव को देखा तो वो भी कुछ बुदबुदाने लगे कि नीलम, तुमने 7 जिंदगी साथ रहने का वादा किया था, लेकिन तुमने एक जिंदगी भी साथ नहीं निभाया। क्या तुम्हारा यही विश्वास था? क्या तुम यही पढ़ी लिखी थी? ये सब बुदबुदाने के बाद वो भी रोने लगते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ कहने को बाकी था ही नहीं। आज नीलम अपनी दुनिया से चली गई और संतोष भी इस बात को पछता रहे कि शायद इससे पहले मैं मिल जाता और फिर ये सब नहीं होता। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता होती है। जो दोस्तों, आज के समय में जो लोग ये बात समझते हैं कि वो दलित हैं, वो एससी हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर हैं, ये बात अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसी समाज में जो पले बड़े और फिर वो इसी में जीते हैं और इसी में घुटकर मर जाते हैं, एक दूसरे के साथ कभी बैठ नहीं पाते। ये सब बंद होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।